हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है डीपीएस के ऊपर। हमने जो पिछले 2 पार्ट थे वो भी डीपीएस पे हमने डिस्कस किए थे। आज डीपीएस की पार्ट 3 है, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा लिबरल प्रिंसिपल एंड अमेंडमेंट, यानी उदारवादी सिद्धांत, और जो डीपीएस में जो भी संशोधन किए गए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़ यदि आपको 2 पार्ट देखना तो प्लीज़ पीछे की 2 क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दोनों क्लास वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अच्छे से वो डीपीएस को डिटेल में डिस्कस किया है। और आने वाली क्लास में उसमें भी मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी पहले उदारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर इसमें जो संशोधन किए हैं वो पढ़ेंगे, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो लेना, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना। पहला देखिए, इसमें कुछ लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल लिए वो मैं डिस्कस करता हूँ। इसकी कुछ परिभाषा समझ लो पहले, क्या है ये जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसको, दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एक आइडियोलॉजी को। कैसी आइडियोलॉजी, कैसे विचारों को दिखा रहे हैं, ये विचार दिखा रहे हैं लिबरल विचारों को। कैसे विचारों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, उदारवादी विचारों को ये आर्टिकल दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एक आर्टिकल समझते हैं। पहले समझो आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या बोलता है कि सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किसके बारे में बात करता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समझना कि सभी धर्मों के लिए समान कानून। देखिए सभी धर्मों के कानून क्या है, अलग अलग है ना। अब क्या होता है, देखिए यदि सभी धर्मों के कानून अलग अलग हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट या विवाद उत्पन्न होने की क्या होती है, मतलब संभावना होती है। ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्यूट हमेशा उत्पन्न होगा ना, ये सिर्फ संभावना होती है। हमारा भारत में देखो, गोवा जो थे, गोवा में पुर्तगालों का राज्य था। जब पुर्तगाल छोड़ गए तो उनकी कंडीशन थी कि आप यहाँ पर क्या लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो ठीक है, भारत ने बात मान ली और गोवा में क्या लागू कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लागू है, मतलब सभी धर्मों के लिए समान कानून है। अब देखिए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बात करता है एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में, एजुकेशन बारे में। एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक, एजुकेशन मतलब 6 साल तक के बच्चे को आपको क्या दिलानी है, एजुकेशन दिलानी है। यानी जब वो छोटे रहेंगे तो आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। सारे बच्चों को, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी स्कीम लाओ, ऐसे पॉलिसी लाओ, ऐसे स्कूलों को खोलो, है ना, छोटे छोटे स्कूलों को खोलो, जो किड्स स्कूल होते हैं उनको ओपन करो, बच्चों को उसमें क्या दो, एजुकेशन दो। जब तक वो 6 साल कंप्लीट न हो जाए जब तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। समझिए आर्टिकल 48 क्या बोलता है ना। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 में ये लिखा है कि देखो भारत में जितने भी एग्रीकल्चर है ना, और जितने भी पशुपालन हो रहा है उनको क्या करो, आप मॉडर्नाइज करो। क्या करो उनको। अब देखिए आर्टिकल 48 क्या बोलता है। आर्टिकल 48 ये बोलता है कि आप एग्रीकल्चर और पशुपालक ऑर्गेनाइज करो, यानी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर यानी कृषि और पशुपालन को आप क्या करो, ऑर्गेनाइज करो। किस मेथड पे, मॉडर्न मेथड पे। मॉडर्न यानी ट्रेडिशनल पे नहीं, पुराने ज़माने वाले मेथड नहीं, सिर्फ नए ज़माने वाले मेथड पर आप क्या करो, उनको ऑर्गेनाइज करो, उनको प्रोत्साहन करो कि वो मशीनों का प्रयोग करके कृषि में क्या करें, उत्पादन करें, पशुपालन करें। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल का होगा, उनका जीवन स्तर भी क्या हो सकता है, सुधर सकता है।
आर्टिकल 49 क्या बोलता है कि मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो। जितने भी मोन्यूमेंट्स है जो मतलब कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए थे, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत की पहचान है, उनको क्या करो आप सुरक्षा दो, है ना। जितने भी हिस्टोरिक प्लेस है उनको भी आप सुरक्षा दो, है ना। जो कहीं ना कहीं किसके लिए, नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। देखिए देखने के टूरिस्ट प्लेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी मोन्यूमेंट्स है ना, जैसे हुआ ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है। और इनसे कहीं ना कहीं भारत को एक अच्छी इनकम भी प्रोवाइड होती है, क्यों, लोग घूमने आते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट भी वहीं से होती है। तो उनको क्या करो आप प्रोटेक्ट करो, कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक रूप से भी अच्छा है, भारत मतलब राष्ट्र के लिए, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसेस है। अब देखिए आर्टिकल 50 का बोलता है। आर्टिकल 50 एक्चुअली जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करता है, अलग करता है, पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट की। किसमें, जो भी लोक सेवाएँ किसमें, राज्यों में, वहाँ से न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करता है, ये अलग करता है। कौन, आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 51 प्रोत्साहन करता है किसके लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए। किसके लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए। और कहीं ना कहीं एक रिलेशन बना कर रखो, यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए जो कहीं ना कहीं क्या बना कर रखे, एक रिलेशन, अच्छा संबंध बना कर रखें। यदि मान लो किसी देश से संबंध बिगड़े तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए नुकसान भी हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। क्यों, मान लो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत चलेगी, यदि संबंध बिगड़े तो इकोनॉमी पूरी बिगड़ जाएगी हमारी थोड़ी बहुत, है ना। और फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेडी ऑब्लिगेशन। आपने जितनी भी संधियाँ की है, जितने भी कानून है एक दूसरे देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है उनको क्या करो आप अच्छे से फॉलो करो। अब उनको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो अच्छे से बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल सेटलमेंट को इंकरेज करो, वो प्रोत्साहन करो कि वो हमें क्या अच्छा रिलेशन और हमारा सुधरे। तो ये थे पूरा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब मैं उसमें जो संशोधन हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, कौन कौन से नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी जोड़ा गए, नए नए DPS जोड़े गए। पहले आर्टिकल 39 में क्या जोड़ा गया, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, यानी आप ऐसे अवसर को प्रदान करो जो कहीं ना कहीं क्या किसका विकास करता है, स्वास्थ्य का विकास करता है, किसमें, बच्चों में। यानी आप ऐसा अवसरों को सुरक्षित करो जो सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। सेकंड है आर्टिकल 39A यानी फ्री लीगल एड, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करो। देखिए जो गरीब वर्ग है कहीं ना कहीं उनको न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उनके लिए क्या करो, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करो, जिससे वो उनको फ्री में निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। तीसरा क्या संशोधन किया इसमें 43A में एक स्टेप ली कि वही जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं फैक्ट्री, उसमें कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, है ना, मैनेजमेंट में भाग ले। वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, प्रबंधन कैसा हो रहा है, उसमें भी क्या ले, वो भाग ले, अपनी यूनिटी बनाए, अपनी कम्युनिटी बनाए, जिसमें वो उनको क्या करे, सहायता प्रदान करे। चौथा संशोधन क्या किया गया आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48 में एक ऐसा पर्यावरण सुरक्षित करो, ऐसा पर्यावरण को सुधारो जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित हो, यानी जितने भी जंगल हो, जितने भी हमारे जानवर से जंतु है ना, उनको क्या करें, सुरक्षित माहौल प्रदान करें। आप ऐसा पर्यावरण को भी सुधारो और उसको भी सुरक्षा प्रदान करो। ये थे पूरा संशोधन, है ना। आप कुछ फैक्ट समझ लीजिए। जो नया DPS है आर्टिकल 38 के अंदर वो जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, है ना। 42वां कब हुआ, 1976 में, फिर 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन करा 1978 में, और आर्टिकल 38 के अंदर नया DPS
जोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं इन इक्वलिटीज़ को कम करता है। इसके लिए लाया गया था, जो इन इक्वलिटी को कम करने के लिए लाया गया था। किस में इन इक्वलिटी? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी में जो कहीं ना कहीं असमानताएं दिख रही थी, उनको कम करने के लिए ये अनुच्छेद लाया गया। अब जो 86, फिर अगला क्या है इसमें, फिर समझो, फिर इसमें क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। कौन सा? 86वां। इसमें क्या बात करी गई? इसमें देखो आर्टिकल 45 में क्या एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, यानी कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब क्या हुआ था, कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा था, तो इसमें संशोधन करके इसको किस में भी ऐड कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में ऐड कर दिया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। और क्या करेगा, जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक, उनको क्या प्रोवाइड करेगा, ये एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। हाँ, मतलब 6 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद, है ना। अब जो नया DPS है अंडर आर्टिकल 43B वो कब जोड़ा गया है? 97 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा? 97 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 2011 में, जो किसके बारे में बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। अब राज्य क्या करेगी इसमें? राज्य उनको प्रमोट करेगी, उनको फंक्शन करेगी, है ना, उनको कार्य करेगी, उनको कहीं ना कहीं एक प्रशासन, एक लोकतंत्र नियंत्रण करेगी, है ना, कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट भी करेगी। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। अब अगला फैक्ट समझ लीजिए, जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 37 है, वो क्लियर ये बोलता है कि जो DPS है कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक शासन चलाने के लिए है ना। क्या है? सिर्फ एक शासन चलाने के लिए, गवर्नेंस चलाने के लिए है। और इस राज्यों की ड्यूटी है कि क्या करें, इन सभी प्रिंसिपल को लागू करके एक नया कानून बनाए, है ना। इन प्रिंसिपल को लागू करें और क्या बनाए? कानून बनाए। सो ये था दोस्तों सारे DPS का डिस्कशन। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारा आर्टिकल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, सारे संशोधन मैंने कंप्लीट करवा दिए। 300 सिद्धांत थे, तीनों जिसका क्लासिफिकेशन किए था मैंने, कौन कौन से? गांधीयन हुआ, लिबरल हुआ, है ना। इन सबको मैंने अच्छे से डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, अब हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगले जो क्लास है वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है कि DPS और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या विवाद होते हैं, है ना, वो किसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।